विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस किसे कहते हैं इसको समझते हैं। यहाँ पे NaCl ये विद्युत अपघट्य है, इसका विलयन लिया है और इधर एनोड लगाया है और इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर कैथोड लगाया है तो इधर कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। इसमें क्या किया है, विद्युत धारा प्रवाहित की गई है, तो Na प्लस और Cl माइनस ये क्या हो जाता है, अलग अलग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी कि यहाँ पे Na प्लस है, Cl माइनस है, तो इधर कैसा चार्ज है, ये इधर जो चार्ज है वो प्लस का है, तो यानी कि हम कह सकते हैं जो प्लस का है उधर कौन सा जाएगा, आयन, यहाँ पे Cl निगेटिव आयन जाएगा क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस पर निगेटिव चार्ज है, और इधर कौन सा जाएगा, इधर जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला, यानी कि Na प्लस चार्ज जाएगा। ठीक है, वैद्युत अपघटन, ये वैद्युत अपघट्य जो अलग अलग हो रहा है, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसी को लिख देते हैं, विद्युत धारा के द्वारा, विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघटन को, किसी विद्युत अपघटन को विद्युत अपघट्य को, ये वैद्युत लिख दो या विद्युत लिख दो, वैसे एनसीईआरटी बुक में वैद्युत दिया हुआ है तो वैद्युत भी लिख सकते हैं। वैद्युत अपघट्य को विघटित विघटित कर देने की क्रिया, कर देने की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। विद्युत या वैद्युत अपघटन कहलाती है, अपघटन कहलाती है विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत अपघटनी सेल में होती है, विद्युत अपघटनी सेल में होती है। ये क्या है, ये विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत अपघटनी सेल, और विद्युत अपघटनी सेल में होती है, और विद्युत अपघटनी सेल में क्या काम करती है, इस क्रिया में, नई लाइन लिख दें इस पॉइंट को, इस क्रिया में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, तो उसको देख लेते हैं। विधि क्या होती है, विधि तो भाई बहुत सिंपल है। जब किसी विद्युत अपघट्य जैसे NaCl के जलीय विलयन को बर्तन में भर लेते हैं आप, उसमें इलेक्ट्रोड लगाते, इलेक्ट्रोडों को लगाकर डुबोया जाता है, फिर बैटरी या सेल से इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या होता है, तो सेल, तो यहाँ पे दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को हम देखेंगे। तो ये बात हम लिख दें यहाँ पे, जब किसी वैद्युत अपघट्य, जैसे NaCl की बात कर रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं, NaCl के जलीय विलयन को, जलीय विलयन को किसी बर्तन में भरकर उसमें डुबोया जाता है, उसमें डुबोया जाता है, तथा उपयुक्त इलेक्ट्रोडों को लगाया जाता है, लगाया जाता है, तथा सेल या बैटरी के द्वारा, तथा सेल या बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्रवाहित की जाती है, तो बर्तन, तो विद्युत अपघटनी सेल में
विद्युत अपघटनी सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं, यही दो क्रियाएं होती हैं, निम्न क्रियाएं होती हैं जिन्हें कुल मिलाकर विद्युत अपघटन कहा जाता है। अब ये NaCl है, ठीक है, NaCl है, क्या होता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है, ये विद्युत अपघटन लेते हैं आप, Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। तो कैथोड पर कौन सी विक्रिया होती है, कैथोड पर कौन सी विक्रिया होती है, कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे होता है माइनस चार्ज, तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे प्लस वाला जाएगा, यानी कि Na प्लस होगा जाएगा। और ये Na प्लस क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम न्यूट्रल हो जाता है। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे जाएगा Cl माइनस जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, जिधर इसकी भूख खाना मिलेगा ये उधर ही जाएगा, ठीक है। तो ये इधर जाता है और ये इधर जाता है। और यहाँ पे क्या, इस पर कैसा चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है, ये इस पर रहता है निगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, Cl जो है निगेटिव है, ये क्या करता है, ये निकाल देता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, Cl हो जाता है, और ये क्या है, फ्री रेडिकल रह जाता है। और ये Cl फ्री रेडिकल इसी प्रकार से दो Cl मिलके क्या बना लेते हैं, Cl2। अब एक बात ध्यान देंगे कि जो Na प्लस यहाँ पे जाता था, तो ये Na प्लस क्या था, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके यहाँ पर ये चिपक जाता था इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड यहाँ पर चिपक जाता था, और ये जो इलेक्ट्रोड था ये मोटा होता चला जाता था, इस प्रकार से इसी पे एकत्र होता रहता था, ठीक है। लेकिन इधर क्या था, जब Cl निगेटिव जाता था और Cl से ये मिलता था, तो यहाँ पे Cl2 बनता था। तो Cl2 तो ये बच्चों होती है गैस, ये यहाँ पे एकत्र नहीं होती थी, ये क्या होती थी, बाहर निकल जाती थी, ये बाहर निकल जाती थी Cl2, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है गैस, ये तो उड़ जाएगी, तो रुकेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्रिया होती थी, यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रोड मोटा हो जाता है, कैथोड मोटा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे Na प्लस हो जाता है, वो एकत्र होता रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे Cl2 जो बन रही है इधर, वो Cl2 बच्चों गैस है, इसीलिए ये क्या करती है, बाहर निकल जाती है। तो इसलिए Cl2 के आगे ऐसा चिन्ह लगा दो। एक बात आप और ध्यान रखें, ऑक्सीकरण होता क्या है, ऑक्सीकरण कहते किसे हैं, तो ये तो आप जानते भी हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलना क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकरण कहलाते हैं। और भी कई परिभाषाएं हैं ऑक्सीकरण की, किसी पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन्स निकलना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन क्या कहलाता है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना, पदार्थ में से क्या, इलेक्ट्रॉन, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन्स का जुड़ना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान देंगे। अब हम आपसे पूछें कि एनोड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो एनोड ध्यान रखना, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, तो एनोड कहलाता है। और कैथोड क्या कहलाता है, कैथोड किसे कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अर्थात पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जुड़ते हैं, इधर Na प्लस जाता था और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता था, ठीक है। तो ये क्रिया होती थी और यहाँ पे क्या हो जाता था, अपचयन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो यहाँ पे होता है ऑक्सीकरण। तो ये भी बात पता हो सही से कि एनोड किसे कहते हैं, एनोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, अर्थात पदार्थों में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब कैथोड क्या होता है, कैथोड किसे कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, अर्थात पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। अब विद्युत अपघटनी सेल में ध्यान रखना, विद्युत
अपघटनी सेल में, सेल नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख दो, विद्युत अपघटनी सेल में एनोड कैसा होता है, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है ऋणात्मक। अब है विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में, अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं। नंबर 1, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। नंबर 2, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। नंबर 3, प्रवाहित आवेश घनत्व की दिशा। और नंबर 4, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। तो विद्युत अपघटन की क्रिया में बनने वाले उत्पाद निम्न कारकों पर निर्भर करते हैं विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर। देखिए, अगर विद्युत अपघट्य प्रबल आपने लिया है, ठीक है, तो प्रबल अगर लिया है तो बनने वाले उत्पाद की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि जिसका आयनन है विद्युत अपघट्य का अधिक होता है, इसलिए ये प्रबल अगर आप विद्युत अपघट्य लेते हैं तो बनने वाले उत्पाद जो होता है इसकी मात्रा अधिक बनती है। दूसरा क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर। अगर आप दुर्बल विद्युत अपघट्य लेंगे, दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होता है, अपघटन की सांद्रता घटने पर आयनन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्य की सांद्रता की मात्रा क्या करोगे, यदि घटाते हो तो आयनन की मात्रा बढ़ती है और विद्युत जो उत्पाद बनता है वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और इसके बाद प्रवाहित आवेश का घनत्व की दिशा हम लोग जानते हैं, जिधर विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा, जिधर इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होती है। उसके बाद इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर भी निर्भर बहुत कुछ करता है। इलेक्ट्रोड पता होगा कि सक्रिय होते हैं और अक्रिय भी होते हैं, तो इसके ऊपर भी इसके के विद्युत अपघट्य की मात्रा क्या करती है, बनने वाले उत्पाद की मात्रा क्या करती है, निर्भर करती है। तो ये पॉइंट है। अब क्या है विद्युत अपघटन के उपयोग, ठीक है, विद्युत अपघटन के उपयोग। तो विद्युत अपघटन के उपयोग इसको समझ लेते हैं, इसका उपयोग क्या है, विद्युत अपघटनी सेल का उपयोग क्या है। तो पहला है धातुओं का संचारण से बचाव करने में, ठीक है, धातुओं का संचार से बचाव करने में। तो इस पॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है। धातु कोई है, लोहे की बनी हुई है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को, छड़ को आपने क्या किया है, कॉपर सल्फेट के विलयन में यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। और कॉपर सल्फेट क्या होता है, Cu2+ और SO4 2- में टूट जाता है ये। अब क्या होता है, Cu2+ और SO4 2- और Fe क्या होता है, इस पर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अब Fe माइनस होता है तो यहाँ पे Cu2+ जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर एकत्र होता रहता है, ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये क्या होता है, इसमें एकत्र होता रहता है इसके ऊपर, और एक परत जम जाती है किसकी, कॉपर की। अब ये लोहे की छड़ जो थी इसके ऊपर कॉपर की परत जम गई है। अब क्या हो गया है, इसको आपने उसके बाद में बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद क्या होगा, अब इस पर कोई भी जंग वगैरह नहीं लगेगी, यानी कि मतलब संचारण कर सकते हैं, ठीक है। जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन गैस के निर्माण में, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण कैसा होगा, ये जल है, जल क्या होता है, H+ और OH- में टूट जाता है। कैथोड पर क्या होता है, H+ जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या करता है, H+ फ्री रेडिकल बना लेता है। इसी प्रकार से H+ और H+ मिलकर एक इलेक्ट्रॉन लिए हुए होते हैं, ये क्या बनाते हैं, H2 बना लेते हैं। और बाद में ये H2 क्या होता है, गैस धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है, इसमें कोई ऊपर से पात्र लगा के इसको एकत्र कर लिया जाता है, ठीक है। भारी जल के निर्माण में, तो इसी प्रकार से भारी जल का निर्माण होता रहता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है, बाद बाकी भारी जल ही बचता है, ठीक है। विद्युत लेपन में अगला पॉइंट है विद्युत लेपन में। तो विद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत लेपन में कैसे, विद्युत लेपन में इसी प्रकार से जैसे हमने अभी ये क्रिया समझी थी, इसको जिसको पे आपको लेपन करना होता है, तो उसी को इसमें जो होता है विद्युत अपघट्य में डुबो दिया जाता है, और उसके ऊपर क्या हो जाता है, वो परत इसके ऊपर जमा होती रहती है और लेपन हो जाता है। कम क्रियाशील धातुओं जैसे Ag, Pb, Cu के शोधन में, ठीक है, ये चीज़ को हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ऐसा इसके शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 प्रश्न हमने लिए हैं, और ये 2 प्रश्न क्या देखते हैं। विद्युत अपघटन की क्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन क्रमशः होते हैं। तो ऑक्सीकरण और अपचयन क्रमशः कहाँ पे होते हैं, तो अभी हमने बताया था, एनोड पे क्या होता था, ऑक्सीकरण होता था, और कैथोड पर क्या होता था, अपचयन होता था।
तो इस पहला वाला विकल्प जो है ये वाला सही हो जाएगा, एनोड पे ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन, ये वाला सही हो गया। दूसरा है चलिए NaCl के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो Na+ इलेक्ट्रॉन लेता है, ये Na बन जाता है, Cl- और गिफ्ट Cl2 प्लस ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो एनोड की बात की जा रही है, तो एनोड पे यही क्रिया होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये Cl बन जाएगा, तो ये इसमें बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा है गलित Na+Cl- के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी क्रिया होती है, तो यही वाली होती है, Cl- का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है, और ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। अब देखेंगे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, प्रथम नियम सबसे पहले देखेंगे, ये क्या है, विद्युत अपघटन सेल है, NaCl लिया है, इसमें विद्युत अपघट इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na+ इधर जाएगा क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, Cl- इधर जाएगा क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है। Na+ क्या होता है, यहाँ पे एकत्र होता रहेगा, किस पर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। ठीक है, तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगी, एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा जो होगी वो सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगी। यहाँ से जितना आवेश प्रवाहित किया गया उसकी मात्रा के समानुपाती होगी जितना यहाँ पे ये पदार्थ एकत्र होगा। ठीक है, तो यही छोटा सा नियम है इंपॉर्टेंट। विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। तो W जो है समानुपाती किसके होता है, Q के होता है। समानुपाती क्या कहिए, अनुक्रमानुपाती लिखिए तो ज़्यादा सही है, यहाँ पे अनुक्रमानुपाती लिख दीजिए, अनुक्रमानुपाती होती है। तो चूंकि Q बराबर होता है IT, फिजिक्स में हमने पढ़ा है, इसलिए क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा, W अनुक्रमानुपाती हो जाएगा IT, और यहाँ पे ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर हो जाएगा ZIT। और Z यहाँ पे क्या है, जहाँ पर Z क्या है, जहाँ Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, और IT बराबर होता है Q, तो ये भी लिख सकते हैं आप W बराबर ZQ। और यदि हम यहाँ पर परिभाषा बनाएं Z की, तो प्रवाहित आवेश 1 कूलम ले लेंगे। यदि प्रवाहित आवेश यानी कि 1 कूलम हो तो W बराबर हो जाएगा Z। अब इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, यहाँ से बन गई परिभाषा। अतः स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, W बराबर Z हो गया। जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। मात्रा ही उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। अब देखिए द्वितीय नियम क्या है, द्वितीय नियम भी बहुत आसान है। जब यहाँ पे विभिन्न विद्युत अपघटनों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों व विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ये सेकंड लॉ है, तो इसको लिख लेते हैं। जब विभिन्न
विद्युत अपघट्टों अपघट्यों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भारों व विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न विद्युत अपघट्टों की बात की गई है। विभिन्न विद्युत अपघट्टों में समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित मुक्त पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भारों व विद्युत रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। तो W1 समानुपाती E1 लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे W2 समानुपाती अनुकरणपाती E2 लिखेंगे, ठीक है। तो W1 यहाँ पे एक आएगा, इस चिन्ह को हटाएंगे तो क्या आएगा, K ले आएंगे और E1 लिखेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पे W2 हटाएंगे, एक स्थिरांक लाएंगे K और यहाँ पे क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। अब यहाँ पे W1 अपान W2 बराबर कैसे K कट जाएगा यहाँ पे, तो E1 अपान E2 रह जाएगा। और हम क्या जानते हैं W बराबर होता है ZIT, अभी हमने देखा था। तो W की जगह पे लिखेंगे Z1 IT और अपान Z2 IT बराबर E1 अपान E2 और IT से IT काट दीजिए तो Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2, ठीक है। और ध्यान रखना ये भी है हमें, यहाँ पे आपने देखा था W जो है किसके समानुपाती होता है, E के समानुपाती होता है, ठीक है। W जो होता है E के समानुपाती होता है। तो इसीलिए Z1 बराबर अपान Z2 बराबर E1 अपान E2 और ये किसके समानुपाती हो सकता है, W1 अपान W2 के भी समानुपाती होता है, क्योंकि E जो होता है ध्यान रखना Z के भी समानुपाती अनुकरणपाती होता है। तो यहाँ पे E बराबर हो जाएगा FZ और यहाँ पे क्या है, फैराडे है। यहाँ पे क्या है, फैराडे है। और एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे पर 1 मोल आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और 1 मोल की संख्या कितनी होती है, 6.023 गुणे 10 की घात 23 गुणे आवेश कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, 1.602 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। इसको हल करेंगे तो 96487 कूलाम आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये सेकंड लॉ है। कुछ सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए AgNO3 तथा क्यूप्रिक लवण के विलयन में समान धारा प्रवाहित की जाती है। यदि निक्षेपित सिल्वर का भार 1.08 ग्राम है तो निक्षेपित कॉपर का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे Ag और कॉपर की बात की गई है, ठीक है। इसका भार कितना है W1, ये कितना दिया है 1.08 ग्राम दिया है, ठीक है। और इसका तुल्यांकी भार भी कितना दिया हुआ है, E1 दिया गया है 108, ठीक है। और यहाँ पे आपको निक्षेपित भार ज्ञात करना है तो यानी कि W2 आपको ज्ञात करना है और E2 यहाँ पे यानी कि तुल्यांकी भार 31.75 दिया गया है। तो हम जानते हैं द्वितीय लाभ बराबर क्या होता है, W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2। तो यहाँ पे रख लेते हैं W1 कितना है 1.08 है, W2 आपको ज्ञात करना है, E1 कितना है 108 है और W2 कितना है 31.75 है, ठीक है। तो W2 अब हम निकालेंगे तो W2 बराबर क्या हो जाएगा, जो इसके साथ में है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि 108 नीचे चला गया है और 1.08 गुणे 31.75, ठीक है। इसको हल कर लेंगे तो यह आ जाएगा 0.3175 ग्राम। इसी प्रकार से हम देखेंगे अगले सवाल को देखेंगे। ये सवाल हमने CuSO4 विलयन को 2 एम्पीयर की धारा से 450 सेकंड तक प्रभाव घटित किया गया के तौर पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। कॉपर का ये दिया हुआ है, कॉपर का परमाणु भार तो 63 होता है। CuSO4 होता है वो Cu++ SO4 2- में टूट जाता है। तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, भार बटे ये तो आप अनुभार बटे 2 लिख लेंगे, 63/2 लिखेंगे तो ये आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार, ठीक है। तो I कितना है 2 एम्पीयर है, T कितना है 450 सेकंड है, W कितना है ज्ञात करना है, W बराबर ZIT होता है। तो W बराबर Z की जगह पे आप रख सकते हैं क्या, Z की जगह पे क्या रख सकते हैं, Z की जगह पे ध्यान रखना E बटे 96500 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E 96500 IT, तो E कितना है 63 था और I कितना था 2 था, T कितना 450 है। इसके बाद 63/2 है, E कितना है 63/2 तो 2 रख लिया, 96500 रख लिया है, ठीक है। 96487 हमने निकाला था लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन सही हो जाए तो 500 रख लेते हैं। इसको हल करेंगे तो 0.293 आ जाएगा। ये सवाल लगा हुआ है तो इसको समझ लिया है, आगे लगाएंगे।
Al2O3 से 1 मोल एल प्राप्त करने के लिए आवश्यक आवेश। अब देखिए Al2O3 जो है, Al2O3 जो है कैसे टूटता है, 2Al3 प्लस और 3O माइनस माइनस में टूट जाता है। तो Al3 प्लस कैसे न्यूट्रल अपने आप को करेगा, ये 3 प्लस है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, फिर क्या बनेगा, ये Al अपने आप को न्यूट्रल कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है आवश्यक जो आवेश है इसे कितना चाहिए, आवश्यक आवेश जो है इसे 3F का चाहिए, 3 फैराडे चाहिए। और 1 फैराडे जो होता है 96,487 होता है, या 500 लिख दें, ठीक है। आप इसकी गुणा कर लेंगे, जितना आएगा उतना ही कूलम ये आवेश इसे चाहिए होगा। इसके बाद ये अगला सवाल है, Cu प्लस के 4 ग्राम तुल्यांक को कॉपर धातु में अपचयित करने के लिए आवश्यक फैराडे की संख्या बताओ। तो ये 4 ग्राम तुल्यांक की बात की गई है, ठीक है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, इसे कितना आवेश चाहिए, ये इसे 4 फैराडे ही आवेश चाहिए। ये 4 ग्राम तुल्यांक को हम इसी के बराबर रखते हैं, फैराडे के बराबर, ठीक है। तो इसको हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे 3 एम्पियर की धारा 50 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1.8 ग्राम धातु संग्रहित होती है। धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आई बराबर कितना दिया है, 3 एम्पियर दिया है। टी बराबर कितना दिया है, 50 मिनट दिया है, 60 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा जी, ठीक है, 6000 सेकंड हो जाएंगे ये। और डब्ल्यू बराबर कितना दिया हुआ है, डब्ल्यू बराबर कितना दिया है, डब्ल्यू बराबर दिया है 1.8 ग्राम। और ई हमें पता करना है, तो डब्ल्यू बराबर होता है ZIT। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ZIT। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई 96,500 यहाँ पे रखते हैं, जेड की जगह पे रख लेंगे, और IT को IT बना रहने दो, वैल्यू रख देंगे। हमें ज्ञात करना है ई, तो ई बराबर यहाँ ले आते हैं, ई को सामने ले आते हैं। ई बराबर हो जाएगा डब्ल्यू 96,500 बटे IT, ठीक है। इन सब की वैल्यू रख लेंगे, यहाँ पे ले आते हैं। ई बराबर डब्ल्यू कितना है, 1.8 है, 96,500 है, बटे जे आई कितना है, आई 3 एम्पियर है, और टी कितना है, टी कितना है, टी जो है वो 6000 से 5 चक्का 30, यहाँ पे ध्यान दें, 5 चक्का 30, 3000 है, ये 3000 सेकंड है। तो ई बराबर आ जाता है 19.3। इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से ये हो। NiNO3 का वोल्टेज के विलयन का PT इलेक्ट्रोडों के मध्य 5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रयुक्त करके विद्युत अपघटन किया गया, कैथोड पर जमा हुए Ni के द्रव्यमान कितना होगा। तो इसको हल करते हैं। देखिए NiNO3 का वोल्टेज है, और ये किस प्रकार टूटेगा, ये Ni प्लस 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 2Na3 माइनस, ये इस प्रकार से टूटेगा। और यहाँ पे अगर ई निकालोगे तुल्यांकी भार, तो A/2 होता है, और यहाँ पे 58.7/2 होता है इसका Ni का प्रमाण भार। और आई यहाँ पे कितनी ली गई, बताई गई है 5 एम्पियर। और टी कितना है, 20 मिनट है, तो 60 से गुणा कर दो, 2 जीरो पहले से लगा लो, 6 दूनी 12 लिख दो, सेकंड आ जाएगा। और डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है, ठीक है, डब्ल्यू आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, डब्ल्यू बराबर ZIT लगा देना है, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, जेड की जगह पे ई 96,500 लिख देंगे, और IT की वैल्यू रख देंगे, तो रख देते हैं, ठीक है। 58.7 × 5 × 1200 टी का मान है, अब बटे 96,500, तो इसको हल कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.825 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल हो गया है। एक सवाल और ये बचा है, ये वाला, इसको देखते हैं। गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम प्राप्त करने में कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। कैल्शियम का ये प्रमाण भार दिया है। CaCl2 है, इसमें टूटेगा Ca++ में, 2Cl- में। तुल्यांकी भार बटे 2 लिखेंगे, तो A/2 लिखा, कितना आ गया 20। डब्ल्यू कितना दिया है 20। क्यू आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे किस प्रकार लिखेंगे, डब्ल्यू बराबर ZIT। और डब्ल्यू बराबर जेड की जगह पे हम लिख सकते हैं E/F। एफ का मान में पहले रख रहे थे 96,500, और IT की जगह पे क्यू लिख लेंगे। हमें ज्ञात करना है क्यू, तो WF/E, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 20 × F/20। तो यहाँ पे 20 से 20 काट दिया, क्यू बराबर हो जाएगा 1F। और 1F कितना होता है, 96,487 कूलम ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, गलित Al2O3 से 40 ग्राम Al प्राप्त करने में कितने फैराडे आवेश की आवश्यकता होगी। Al कितना दिया है, 27 दिया हुआ है। तो Al2O3 ये किस प्रकार टूटेगा, 2Al प्लस 2 प्लस में, और प्लस 3O ये -2 में टूटेगा। तो E बराबर क्या निकालोगे, A/3, और ये कितना है, यहाँ पे, ठीक है, A/3। यहाँ पे ये 2 प्लस नहीं 3 प्लस रखेंगे, क्योंकि ये 3 प्लस में ही टूटता है। तो यहाँ पे 27/3, क्योंकि Al का प्रमाण भार 27 है, 3 रखेंगे। तो W बराबर कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम दिया हुआ है। Q बराबर कितना है, क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो W बराबर ZIT, यही एक सूत्र है आपके पास, W बराबर E/F। तब Q की IT की जगह पे Q रख लें, ठीक है। आपको Q निकालना है, तो Q को सामने लाएंगे, तो WF/,
डब्ल्यू एफ अपान ई आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे ई अपान 27/3, तो क्यू बराबर 120/27 एफ, यानी कि क्यू बराबर हो जाएगा 4.4 एफ। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे सवाल।